हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 फ्लूइड मैकेनिक्स गुप्ता एंड गुप्ता का। तो ये है बुक, इसका करेंगे हम लेक्चर नंबर 3। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 to 30। ओके, तो करते हैं हम अपना नया क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 21। सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज coincide with the center of gravity, coincide with the centroid of the volume of this fluid displaced, remaining above the center of gravity या remaining below the center of gravity। तो इसका एकदम सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। देखिए, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है और ये वाटर लेवल है। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, मान लीजिए ये इसकी विड्थ है बी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो v/2 डिस्टेंस पर होगा। v/2। ओके, ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से भी v/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन इसका सेंटर ऑफ बायोन्सी जो होगा वो डूबे हुए पार्ट, मान लीजिए इसका बी वाला पार्ट डूबा हुआ है, बी पार्ट इसका डूबा हुआ है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी जो होगा वो v/2 डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल v/2 डिस्टेंस पे होगा बॉटम सरफेस से। अपर सरफेस से कितना होगा? अपर सरफेस से ये होगा, अपर सरफेस से तो ये डिस्टेंस होगी ना, तो ये कितनी होगी? देखिए, मैंने आपको ये नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश की है, चलो देखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज को हम अपना देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारा, एक मिनट, ये हमने ले लिया पेन अपना। ओके, ये हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये वाटर लेवल है। ओके, ये डिस्टेंस मान लो कैपिटल वी, ये डिस्टेंस कैपिटल बी, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल वी। ये डिस्टेंस मान लीजिए ऊपर से बी डिस्टेंस पर ये हमारी बॉडी रखी हुई है। ओके, ये बॉडी ऊपर से कैपिटल वी डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? v/2। जबकि सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगा? फ्रॉम टॉप। देखिए, सेंटर ऑफ बायोन्सी जो होता है वो होता है बॉडी जितना वाटर डिस्प्लेस कर देगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेस वाटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है। जब ये बॉडी इतनी डूबी हुई है, ये जब बॉडी इतनी डूबी हुई है, ओके, जब ये बॉडी हमारी इतनी डूबी हुई है, एक मिनट रुकिए, जब ये बॉडी हमारी इतनी डूबी हुई है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी इस डूबी हुई बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कितना होगा? b, ये वाली डिस्टेंस, प्लस b माइनस v/2। b माइनस v ये वाली डिस्टेंस बची, b माइनस v ये वाली डिस्टेंस बची, इसका आधा, तो इसका आधा। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगा? टॉप से ये वाली डिस्टेंस। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा coincide B, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। coincide with the centroid of the volume of displaced, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक मिनट। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द वेट of the body immerse in a fluid exceed the buoyancy force then the body will। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर बॉडी का जो वेट है वो उस पर नीचे की तरफ से लगने वाले बायोंसी फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी डूब जाएगी। ओके, तो टेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे बी फाइनली सिंक। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड एक्सीड द बायोंसी फोर्स, उसका वेट उस पर लगने वाले बायोंसी फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी डूब जाएगी। इज द आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन द। मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो डिस्टेंस किस किस के बीच की डिस्टेंस होती है? मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेगा सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। ओके, देखिए ये मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे है, मेगा सेंट्रिक ऊपर है, तो जीएम जो होती है वो होती है हमारी मेटासेंट्रिक हाइट। जीएम जो होती है वो होती है हमारी मेगा सेंट्रिक हाइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंट्रिक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये देखिए हमने समझाने की आपको कोशिश की थी, यहाँ पर ये हमने आपको समझा भी दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें है इफ़ ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें पूरा कंसेप्ट है, मैं आपको वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप समझिए उस कंसेप्ट को, उसके बाद में वो मैंने आपको वैसे अगले पेज में अगले 2 या 3 पेजों पर समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेजों को भी देख लेंगे। तो देखिए बॉडी जो होती है हमारी वो 2 कंडीशन की होती है। बॉडी जो होती है हमारी वो 2 कंडीशन में होती है। एक तो या तो वो फ्लोटिंग कंडीशन में होगी या सबमर्ज कंडीशन में होगी। ओके, तो ये बॉडी होती है हमारी 2 कंडीशन की बॉडी होती है, या तो वो फ्लोटिंग कंडीशन में होगी या फिर सबमर्ज। फ्लोटिंग या सबमर्ज। इन दोनों में 2-2 सब केस होते हैं, या तो ये वर्टिकल मूव करेगी या हॉरिजॉन्टल, या तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी या वर्टिकल मूव करेगी। सेम ये इसी तरीक़ा से ये या तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी या वर्टिकल मूव करेगी। ये हम आपको समझाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमने ये समझा रखा है। देखिए ये देखिए स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी की, सबमर्ज बॉडी की। फ्लोटिंग बॉडी की हॉरिजॉन्टल, देखिए स्टेबिलिटी या तो फ्लोटिंग बॉडी की या सबमर्ज बॉडी की। फ्लोटिंग बॉडी की हॉरिजॉन्टल कंडीशन एंड वर्टिकल कंडीशन। फ्लोटिंग तैरती हुई बॉडी। ओके, तो तैरती हुई जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है तब क्या होता है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में यानी पानी के अंदर मूव करती है तब क्या होता है। ओके, इसी तरीक़ा से सबमर्ज बॉडी के भी 2 केस होंगे, वो हमने आपको नेक्स्ट पेज पे समझाया है। अब देखिए ये जो फ्लोटिंग बॉडी है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज न्यूट्रल पोजीशन। जो फ्लोटिंग बॉडी होगी वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में होगी, यानी कि अगर तैरती हुई किसी भी वस्तु को पानी के ऊपर रख दिया जाए, जहाँ कहीं भी रख दिया जाए, वो हमेशा वहीं पर रहेगी। कहने का मतलब यही तो हुआ, पानी में अगर हम कहीं भी किसी भी वस्तु को कहीं भी रख दें, तैरती हुई वस्तु को, तो वो वहीं पर रहेगी।
आप एक्स पोजीशन पर रख दोगे तो ये यहीं पर रहेगी, वाई पोजीशन पर रख दोगे तो ये यहीं पर रहेगी, वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। ओके। अब वर्टिकल केस, फ्लोटिंग बॉडी का वर्टिकल केस, यानी कोई तैरती हुई वस्तु है, अगर उसे हम नीचे खींचेंगे, पानी के अंदर खींचेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा? तो तब के लिए देखिए ये वाला है, ये है फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर है तो हमेशा वो स्टेबल कंडीशन में रहेगी, हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहेगी। ओके। अब देखिए बी, अगर उसका सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, लेकिन उससे भी ऊपर मेटासेंट्रिक पॉइंट है, तो वो भी हमारी स्टेबल कंडीशन में रहेगी। यानी कि पहले केस में अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो वो मेटासेंट्रिक पॉइंट कहीं भी रहे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा स्टेबल में रहेगी। लेकिन अगर बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और उससे भी ऊपर मेटासेंट्रिक पॉइंट है, तो वो भी स्टेबल कंडीशन में रहेगी। पर अगर सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे है, उससे ऊपर सेंटर ऑफ मेटासेंट्रिक पॉइंट है और उससे ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसा कि हमारा केस नंबर 3 में दिख रहा है, ये अनस्टेबल सिचुएशन होगी। ये सिंपल, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ये बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे है, मेटासेंट्रिक हाइट ऊपर है, तो क्या कंडीशन होगी, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। केस नंबर 4, अगर बायोंसी सेंटर नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंट्रिक पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, तो वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। ओके। अब देखिए न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी, तो हमने फ्लोटिंग बॉडी के दोनों केस का स्टडी कर लिए, दोनों केस हमने स्टडी कर लिए। पहला केस हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। ओके। अब हम स्टडी करेंगे सबमर्ज बॉडी। ये जो लाइन आ रही है, ये वाली जो है, ये जो लाइन है, ये जो है, ये सबमर्ज लाइन वाले की कंडीशन है। पहला केस हॉरिजॉन्टल, दूसरा केस वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल वाले केस में, हॉरिजॉन्टल वाले केस में सबमर्ज बॉडी भी अगर है तो जो वो हॉरिजॉन्टल वाले कंडीशन में वो भी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी, यानी कि कोई डूबी हुई वस्तु जहाँ भी रख देंगे हम पानी के अंदर, वो वहीं रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि इस डायरेक्शन में आप यहाँ रख दो वस्तु को तो यहीं रहेगी, यहाँ उठा के रख दो यहीं रहेगी, यहाँ उठा के रख दो यहीं रहेगी, या फिर यहाँ उठा के रख दो यहीं रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे है और सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर है, तो हमारा क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन होगी। अगर से ये मैं बता रहा हूँ आपको सबमर्ज बॉडी के बारे में, जो हमने पहले पढ़ाया है वो है फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। ओके। केस भी, अगर सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, अनस्टेबल। अगर दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, जैसा कि हमारा केस नंबर 3 में है, तो ये होगा हमारा न्यूट्रल। ओके। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि मेटासेंट्रिक पॉइंट जो होता है वो सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी के केस में होता है, वो सबमर्ज बॉडी के केस में नहीं होता। ओके। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा था हमसे? क्वेश्चन में हमसे कहा था ए फ्लोटिंग बॉडी, यानी केस नंबर 1 इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ स्टेट इक्विलिब्रियम। स्टेट इक्विलिब्रियम में कब होगा? या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर हो, या सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे हो, उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो और आफ्टर देन मेटासेंट्रिक हाइट हो, तब हमारा क्या होगा, वो स्टेबल कंडीशन होगी। यानी कि पहला, व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज 0, नहीं, दिस इज नॉट ए करेक्ट आंसर। व्हेन द मेटासेंट्रिक इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन
है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब सी भी देख लेते हैं, व्हेन द मेटासेंट्रिक इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नो, अगर ये कंडीशन होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, जबकि हमसे पूछा क्या है, स्टेबल। ओनली व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। नहीं, देखिए ये भी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है, तो ये होती तो स्टेबल है, लेकिन ओनली ये ही नहीं होती, इसके अलावा एक केस और होता है स्टेबल का, उसमें क्या, सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे ऊपर, मेटासेंट्रिक पॉइंट उससे ऊपर। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर, ये हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 25। द इंक्रीजिंग इन मेटासेंट्रिक हाइट, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग कंफर्ट फॉर पैसेंजर, डिक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर। देखिए, अगर मेटासेंट्रिक हाइट हम बढ़ा देंगे, मेटासेंट्रिक हाइट अगर हम बढ़ा देंगे, देखिए मेटासेंट्रिक हाइट अगर हम बढ़ा देंगे, ये मान लो जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटासेंट्रिक पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो एक तरीक़ा से मोमेंट जो इन होगा बॉडी का, जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा, वो बढ़ जाएगा। ओके, वो बढ़ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि जब हमारा रोटेशन बढ़ जाएगा तो कंफर्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग कंफर्ट फॉर पैसेंजर। तो सी डी तो एकदम इसका सही आंसर है। इसके अलावा और कौन सा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये एक तो देखो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक उसका कंफर्ट फॉर पैसेंजर घट जाएगा। ओके, तो इसका पहला आंसर ऑप्शन सही है एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए, हमने आपको यहाँ पे समझाने की एक कोशिश भी की है, ये कि इंक्रीजिंग एम, ये जो एम है, इंक्रीजिंग मोमेंट टू स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीजिंग कंफर्ट फॉर पैसेंजर, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और कंफर्ट फॉर पैसेंजर घट जाएगा। ओके, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक of 2 meter long, 1 meter wide and 1 meter deep floating in water। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो 2 मीटर लंबाई का है, 1 मीटर चौड़ाई का है और 1 मीटर गहरा है, फ्लोटिंग इन वाटर, वाटर में तैर रहा है। द डेप्थ ऑफ इमर्ज विंग 0.5 मीटर, उसकी 0.5 मीटर की जो हाइट है, डेप्थ है, वो डूबी हुई है पानी के अंदर और 0.5 है पानी के ऊपर। इफ़ द weight of water, if water weight is 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द ब्लॉक इज। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हमने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है। ये समझिए, ब्लॉक है, 2 मीटर उसकी लंबाई है, ब्लॉक है हमारा, ये रहा, और इसमें 2 मीटर उसकी लंबाई है, 2 मीटर उसकी ब्लॉक है, 2 मीटर उसकी लंबाई है, 1 मीटर उसकी ऊंचाई है, 1 मीटर उसकी ऊंचाई है और 1 मीटर उसकी चौड़ाई है। वो 0.5 मीटर उसमें डूबा हुआ है और 0.5 मीटर ऊपर की तरफ है। तो आप इससे पहले गामा डब्ल्यू हमें दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि 10 हमने न्यूटन पर मीटर क्यूब में बदल लिया। हमने आपको पहले भी ये बताया है कि हम जब भी पढ़ाएंगे MKS यूनिट में ही पढ़ाएंगे। तो 10 × 10 की वैल्यू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने ये कन्वर्ट कर लिया MKS सिस्टम में। ओके, तो देखिए, इसकी कंसेप्ट समझ लीजिए आप। कंसेप्ट इसमें यह है कि पहला कंसेप्ट इसमें यह है कि वेट, अगर बॉडी तैरती हुई है, फ्लोटिंग कंडीशन में है, तो उसका वेट जो होगा, बॉडी का जो वेट होगा, वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर होगा। यानी कि वेट ऑफ, अगर वो फ्लोटिंग कंडीशन में है, अगर फ्लोटिंग कंडीशन में है तो वेट ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक है उसका जो वेट होगा वो उतने के बराबर होगा जितना कि पानी डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस पानी का जो वेट है। ओके, तो उसके बराबर होगा। और ये इक्वल होता है हमारा, किसके बराबर होता है, ये होता है बायोन्सी फोर्स के, बायोन्सी फोर्स। यानी देखिए,
जब हमारा नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स बराबर होगा तभी तो वस्तु तैरेगी। अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा ना। ओके, समझे? अगर ऊपर वाला वेट ज़्यादा होगा बॉडी का तो वो नीचे डूब जाएगी। तो ये अगर फ्लोटिंग कंडीशन में है तो वेट ऑफ द ब्लॉक का जो वेट होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा? डिस्प्लेस वाटर के बराबर होगा। और उतना ही जितना डिस्प्लेस वाटर का वेट होता है, बायोन्सी फोर्स भी उतना ही होता है। ये समझ लेना अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ओके, अब फ्लोटिंग ब्लॉक की दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज पोर्शन ऑफ द ब्लॉक, जितना वॉल्यूम ब्लॉक का डूबे हुए भाग का है, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। यार ये तो एकदम सिंपल सी बात है, जितना ब्लॉक हमारा पानी में डूबेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा, यानी कि निकले हुए पानी का वॉल्यूम और डूबे हुए ब्लॉक का वॉल्यूम सेम होगा। ये हमारी कंडीशन है फ्लोटिंग बॉडी की। अगर हम बात करें सबमर्ज बॉडी की, तो सबमर्ज बॉडी की है इन सबमर्ज ब्लॉक। सबमर्ज अगर वो डूब गई है तो वेट जो है ब्लॉक का वो ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अगर बॉडी हमारी डूब गई है तो वो जो वेट है ब्लॉक का वो ज़्यादा है, जबकि डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है वो कम है। कंडीशन 2, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर डूबी हुई वस्तु या कोई बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो v है, तो जो डिस्प्लेस वाटर होगा वो भी, उसका भी वॉल्यूम क्या होगा? v होगा। ये भी एकदम सिंपल सी ही बात है कि अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उसका पूरा वॉल्यूम, जितना भी बॉडी का वॉल्यूम है वो पानी के अंदर जा चुका है, तो वो उतना ही पानी बाहर निकाल देगा। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, कंडीशन क्या दे रखी है हमको दे रखी है ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ फ्लोटिंग की कंडीशन हमको यहाँ पे दे रखी है। देखिए फ्लोटिंग वाली कंडीशन हमको यहाँ पे ये रही, फ्लोटिंग वाली कंडीशन हमको देखनी है, दे रखी है, तो हम फ्लोटिंग वाला केस यहाँ पर लगा देंगे। वट दिस क्वेश्चन इज द केस ऑफ फ्लोटिंग ब्लॉक। सो पहली कंडीशन क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होता है गामा डब्ल्यू। क्या होता है? गामा डब्ल्यू कितना होता है? गामा डब्ल्यू यानी वेट डेंसिटी कितनी होती है? गामा डब्ल्यू होती है वेट ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। हमको वेट निकालना है, तो वेट कितना होगा? गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। ओके, तो गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, तो गामा डब्ल्यू हमको दे रखा है 10 इंटू 10 की वैल्यू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पोर्शन ऑफ ब्लॉक। देखिए ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये लगा दी हमने, गामा डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना होगा? वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना होगा? कंडीशन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर होगा वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पोर्शन ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पोर्शन ऑफ ब्लॉक। तो देखिए ये हमने आपको इस पेज पे समझिए, ये हमारा वेट डेंसिटी, ये हमारा वेट डेंसिटी, ये हमारा वेट डेंसिटी हो गया। ये इस वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पोर्शन ऑफ ब्लॉक, यानी डूबे हुए ब्लॉक का पार्ट का वॉल्यूम कितना है? 2 उसकी लंबाई है, एक उसकी दो उसकी लंबाई है 2 मीटर की, 1 मीटर उसका विड्थ है और 0.5 मीटर उसकी डेप्थ है। तो ये 1000 न्यूटन यानी 10 किलो न्यूटन इसका वेट आ गया, यानी कि हमारे ब्लॉक का वेट कितना आ गया? 10 किलो न्यूटन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 किलो न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर इज़ द 10 किलो न्यूटन। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट ऑफ
द इमर्ज बॉडी थ्रू आउट विद द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। एकदम सिंपल क्वेश्चन। वो पॉइंट जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर काम करता है सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ किसी बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, जी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसमें देखिए 3 केस आते हैं। पहला कि वो नीचे की तरफ कर रहा है मूव विद ए एक्सेलरेशन के साथ, या फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद ए एक्सेलरेशन के साथ, या फिर वो रेस्ट में है, या तो नीचे की तरफ पहला केस, या ऊपर की तरफ दूसरा केस, या फिर वो रेस्ट में है। तो ये आपको समझाने के लिए हमने नेक्स्ट पेज पे देखिए। पहला, अगर डाउनवर्ड कर रहा है, डाउनवर्ड मोमेंट मूव कर रहा है, तो उसका क्या होगा? प्रेशर जो होगा रो जी एच 1 माइनस ए अपॉन जी। ए क्या है? ए वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके, डाउनवर्ड कर रहा है तो माइनस, अपवर्ड कर रहा है तो प्लस, और इन रेस्ट में है तो ए बराबर 0, तो कुछ किसी भी फार्मूले में लगा दो, ए बराबर 0 लग दो, तो ये हमारा ये आ जाएगा P इक्वल टू रो जी एच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें डाउनवर्ड केस दे रखा है, और डाउनवर्ड का फार्मूला क्या होता है? P रो जी एच 1 माइनस ए अपॉन जी। ए क्या है यहाँ पे? ए हमारा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ए इज इक्वल टू जी। तो ए इज इक्वल टू जी रखेंगे तो पी क्या आ जाएगा हमारा? 0। अच्छा, ये जो पी है, ये पी जो प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होगा वो है ये। तो P इज इक्वल टू 0 हो गया। सो हाइड्रोलिक प्रेशर इज 0, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकर। तो हमारा क्या है कि हाइड्रोलिक प्रेशर जो होगा वो तो 0 हो गया, सिर्फ कौन सा प्रेशर बचा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बचा। तो इसका अब हम आप ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। इफ ए वेजल, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ऑप्शन ए, द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड, द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। ओके, यही एकदम सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर विल बी ए वैक्यूम इन द लिक्विड, देयर विल बी वैक्यूम इन द लिक्विड, गलत है। द प्रेशर इन द लिक्विड मास इज ग्रेटर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए लिक्विड रोटेट एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल, ये कोई वेजल है। व्हेन ए लिक्विड रोटेट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लीजिए से मूव कर रहा है, तो प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी? देखिए, प्रेशर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होगी, हमें ये बताना है। इसके लिए हमने, देखिए, ये इस पेज पे चलते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट इन रेडियल डायरेक्शन, ये जो होता है डेल पी अपॉन डेल आर, रो ये होता है रो ओमेगा स्क्वायर आर। रो क्या है? रो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है? आर है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट। ओके, तो डेल पी अपॉन डेल आर क्या है? ये है प्रेशर ग्रेडियंट, जहाँ पे पी क्या है? पी है हमारा प्रेशर। तो डेल पी क्या हो जाएगा? ओमेगा रो ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। देखिए,
डेल पी अपॉन डेल आर होता है रो ओमेगा स्क्वायर आर। डेल पी हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। पी हो जाएगा इंटीग्रेशन करना है हमें, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो देखिए आप इसमें पी जो होगा, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे अब हमारे इससे, इस टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी पी हमारा रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको ये याद रखना है। ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पी इजिकल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसको देखते हैं। एन ओपन क्यूबिक टैंक, एक खुला हुआ टैंक 2 मीटर साइड क्यूबिक टैंक है जिसकी साइड, प्रत्येक साइड 2 मीटर की है, इज फिल्ड विद वाटर। इफ द टैंक इज रोटेट विद एन एक्सेलरेशन सच दैट हाफ ऑफ द वाटर स्प्लिट आउट देन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। देखिए ये कोई वेसल है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसकी लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए हमने मान ली क्योंकि ये क्यूबिक है। जब ये मूव करेगा तो इसमें से आधा पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि ये इसके टॉप को छुएगी, मूव कर रहा है, मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सॉरी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये पानी की अपर सरफेस को छुएगा, ये जबकि लोअर सरफेस को छुएगा। इसी ही कंडीशन में ये आधा पानी इसमें से निकलेगा, क्योंकि ये वाला पानी हमारा निकल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है आधा पार्ट ये हमारा निकल जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये थीटा बनेगा एंगल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ए, यानी कि देखिए एक मिनट, टेन थीटा ये वाला थीटा इज इक्वल टू ए बाई 2 ये अपॉन ए बाई 2, ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। ओके, तो इज इक्वल टू ये होता है ए अपॉन जी, ए अपॉन जी। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है ए अपॉन जी, तो ये इससे ये कट गया, ए बराबर जी इसका आंसर आ गया। यानी कि जब कोई टैंक पानी से भरा हुआ है वो इस हिसाब से रोटेशन करे कि उसका आधा पानी बाहर निकल जाए, तो वो जो रोटेशन होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? वो जी के बराबर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये वीडियो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।